नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं रमा त्यागी। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलके फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से भी। लेकिन अभी सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं लोकसभा, जहां पर अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। असम में समझौता हुआ, आप तो असम के हैं, सांसद हैं। क्या 83 के चुनाव में कितने % लोगों ने असम में वोट दिया था? कितने लोग मारे गए थे? और जब आपने ऑल इंडिया असम स्टूडेंट्स यूनियन के साथ समझौता किया तो उस समझौते का एक पार्ट था कि ये सरकार जो है हटाई जाएगी, आपकी सरकार खत्म की जाएगी। क्या वो समझौते का पार्ट नहीं था? मैं तो माननीय गृह मंत्री जी को कहूंगा कि वो समझौते का जो पूरा प्रारूप है इस सदन के अंदर जब अपना जवाब दें तो शायद वो जवाब देंगे। मिजोरम में आपने 7% वोट के आधार पर, केवल 7% वोट के आधार पर, केवल 7% पूरे देश को जानने के लिए लालथन हावला की सरकार बना दी थी। और इसीलिए जब लाल डेंगा के साथ सरकार बनाई आपने, जब उनके साथ समझौता किया तो 7% के साथ आप उसको डेमोक्रेसी चलाने देते। इतिहास में जाइए, इतिहास में झांकिए, अलग अलग तरह की बातें करते हैं। कल राहुल जी आए, ऐसा हंगामा हुआ, पूरी दुनिया आ गई। राहुल जी गए ही कब थे? हम लोग भी यहां सारे सांसद बैठे हैं और उनको जानकारी होनी चाहिए कि हम जो है बजट सेशन में यहां आए थे, मार्च अप्रैल में आए थे ना। राहुल जी थे बजट सेशन में कि नहीं थे ना? इसके बाद हम लोग मानसून सेशन में आए, राहुल जी हैं कि नहीं मानसून सेशन में? राहुल जी गए कहां थे? कहां गए थे? किस तरह की चर्चा है? और दूसरी बात यह है कि जिस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर आए हैं उसने अभी जजमेंट नहीं दिया है, अभी स्टे ऑर्डर दिया है। और तो भी उन्होंने कहा है, लोग कहते हैं प्रधानमंत्री मौन है, प्रधानमंत्री माफी नहीं मांगते, प्रधानमंत्री चीजें नहीं बोलते। मैं ये कह रहा हूं कि ये क्या नहीं कर रहे हैं, या अभी भी कह रहे हैं, दो चीजें कर रहे हैं। मैं माफी नहीं मांगूंगा। क्यों माफी मांगे भाई? मोदी तो बहुत छोटा जात है, नीच जात है, ओबीसी है, ओबीसी से क्यों माफी मांगेंगे? बड़े आदमी हैं। और दूसरी बात यह है कि सावरकर नहीं हूं मैं, सावरकर नहीं हूं मैं। आप सावरकर हो भी नहीं सकते, कभी जिंदगी भी नहीं हो सकते। 28 साल उस आदमी ने जेल में गुजारा है, आप अपनी तुलना सावरकर से करते हैं, कभी सावरकर नहीं हो सकते। ये जो सवाल है सर, ये INDIA की बात करते हैं। मुझे तो, मैं सोनिया जी का बहुत सम्मान करता हूं, और ये जो INDIA बना है सर, ये INDIA, यहां जितने लोग सांसद बैठे हैं ना, उनको रैंडम यदि आप पूछ लीजिए अपोजिशन वाले से कि INDIA का क्या फुल फॉर्म है, शायद कुछ ही लोग होंगे जो बता पाएंगे। और ये इंडिया बात कर रहे हैं सर। मैं तो इस मणिपुर का जो है शुक्रगुजार हूं, मणिपुर का शुक्रगुजार हूं, जिसको अभी आपने डांटा सर, दानिश अली को, जिसको आपने डांटा, भारत माता की जय कहने पर भी उसको लगता है कि ये बीजेपी का नारा है। लेकिन मैं मणिपुर का शुक्रगुजार हूं कि जितना इंडिया जो है आजादी के बाद से कांग्रेस ने नहीं किया होगा, 1947 के बाद से उतनी बार इंडिया का यहां नारा लगा। मैं आपका शुक्रगुजार हूं। विरोध किया, हमारे बोलने पे किया। मेरे प्रधानमंत्री अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रधानमंत्री एक बात कहते हैं कि ये अविश्वास प्रस्ताव नहीं, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये अविश्वास प्रस्ताव नहीं है, ये अपोजिशन में विश्वास प्रस्ताव है कि कौन अपोजिशन में कौन किसके साथ है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह कहा तो मैंने सोचना शुरू किया सर कि प्रधानमंत्री जी ये बात क्यों कर रहे हैं, हमारे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये अपोजिशन वाले अपने विश्वास प्रस्ताव की बात कर रहे हैं और उसमें वो देखना चाहते हैं कि कौन दल सचमुच उनके साथ है। तो मैं तह पर गया सर कि अविश्वास प्रस्ताव पर कौन कौन पार्टी हमारे खिलाफ है। सबसे बड़ी पार्टी DMK है, बड़ा सम्मान करता हूं मैं, करुणानिधि जी का बड़ा योगदान रहा है इस देश को बनाने में। अब आप समझे सर कि 1976 में भ्रष्टाचार के आरोप के ऊपर इस कांग्रेस ने करुणानिधि जी की सरकार को बर्खास्त कर दिया।
और 80 में जब इंदिरा जी की सरकार बनी तो यही डीएमके उनके साथ हो गई। आप करें तो रासलीला, हम करें तो करेक्टर ढीला। राजीव गांधी का मर्डर हुआ सर, राजीव गांधी का मर्डर हुआ, 2 कमीशन बना, वर्मा कमीशन बना और जैन कमीशन बना। और जैन कमीशन ने कहा कि लिट्टे को सहयोग करुणानिधि जी की पार्टी डीएमके देती थी। क्या जैन कमीशन गलत था? क्योंकि उस कमीशन को आपने, उसके बाद भी आपके साथ है। मैं तो बहुत सम्मान करता हूं। आप यह बताएं कि आप भ्रष्टाचार की बात करते हो, आप ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की बात करते हो। इसी सदन के बड़े इंपॉर्टेंट सदस्य हैं, मैं सम्मान करता हूं, मेरे दोस्त हैं, राजा साहब, कनी जी बैठी हुई हैं, दयानिधि मारन जिनका विभाग बदल गया। हमने आपके ऊपर 2G का केस लगाया, हमने बंद किया। उस गरीब महिला को सर, बेचारी महिला को इन लोगों ने जेल में डाला। आप हमारे खिलाफ हो। हमने क्या किया? हमने क्या किया? हमने आपका विभाग नहीं बदला, हमने आपका विभाग नहीं बदला। आप अपोजिशन का लेके आए हो, आप अपने पोजीशन पार्टी की बात कर रहे हो। दूसरी पार्टी है टीएमसी, दूसरी बड़ी पार्टी है। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा उसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं सर, कि प्रधानमंत्री जी ने, क्योंकि वो हरि अनंत हरि कथा अनंता वाली बात करते हैं, एक शॉर्ट लाइन में बात करते हैं। दूसरी पार्टी है सर टीएमसी। माननीय राजनाथ जी संजोग से बैठे हुए हैं। सिंगूर का बड़ा आंदोलन हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी थी, हमने साथ दिया टीएमसी का। माननीय राजनाथ सिंह जी पार्टी के अध्यक्ष होते हुए ममता बनर्जी के रैली में शामिल हुए, हमने आंदोलन को साथ दिया। यदि आज आप बंगाल में सरकार बनाए, उसमें हमारा भी कोई योगदान है। लेकिन आपको करप्ट किसने बनाया? नारदा का केस हमने आपके ऊपर नहीं किया, शारदा का केस हमने आपके ऊपर नहीं किया, इस कांग्रेस ने किया। आपका विरोध उस कांग्रेस से होना चाहिए कि हमसे होना चाहिए? तीसरी पार्टी है लालू प्रसाद जी की आरजेडी, ललन सिंह जी यहां बैठे हुए। हमने उनको जेल नहीं भेजा सर। मैं केवल यह कह रहा हूं किस तरह की ये अपोजिशन की यूनिटी है। एक जो गाना है ना सर, एक ऐसा सुर मंदिर है जिसमें संगीत नहीं, गीत लिख दी दीवारों पर, गाने की सुर नहीं, गाने की रीत नहीं। मतलब आप ये समझे सर कि ये आंख का अंधा नाम नयन सुख, सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं, लेकिन नाम क्या रखा है? इंडिया। लालू प्रसाद जी हैं सर, लालू प्रसाद जी को ललन जी ज्यादा बताएंगे बोलते हुए। यदि इस हाउस में सही सही बोलेंगे तो, यदि सच बोले तो आज जो लालू प्रसाद जी के बेटे को जो है उन्होंने, जिसने उप मुख्यमंत्री बनाया है, वही उसके जो है विरोध में खड़े थे सर। और यहां की कांग्रेस सरकार थी 95 में जिसने कि लालू जी को अंदर कर दिया। हमसे किस बात का विरोध? विरोध तो आपको कांग्रेस से होना चाहिए ना। ये ललन जी पिटिशनर थे, यही तो मैं कह रहा हूं सर। तीसरी पार्टी है सर मुलायम सिंह यादव जी। चौथी पार्टी है मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी सर। अच्छा, मुलायम सिंह जी जो यहां थे तो हम लोगों के लिए बड़े सम्मानित थे, और जब भी है देश प्रेम की जो भावना थी उसके ऊपर कोई चैलेंज नहीं कर सकता है सर। लेकिन मुलायम सिंह यादव की इमेज को किसने चौपट किया? ये मेरे पास यदि बोलेंगे सर, सारे पेपर में लेके आया हूं कि विश्वनाथ चतुर्वेदी जो है कांग्रेस के एक कार्यकर्ता है, पीआईएल करते, और सीबीआई का केस जो है 2007 में डिसप्रोपोर्शनेट एसेट का मुलायम सिंह यादव जी के ऊपर हो जाता है। 2008 में इसी सदन में मुलायम सिंह यादव जी ने आपको सीबीआई के डर से न्यूक्लियर में सपोर्ट किया कि उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी के तहत किया, ये आप बता दीजिए जनता को। और उसके बाद आपने इनकम टैक्स का केस कर दिया। और हमने क्या किया मुलायम सिंह यादव जी के साथ? हमको पता था कि वो ईमानदार आदमी है, हमको पता है कि देश के प्रति उनकी भावना जो है, और ये पिछड़े दलित शोषित वर्ग से आते हैं, इसीलिए कांग्रेस ने उसको ये किया। हम लोगों ने सीबीआई के सारे केस को खत्म किया, और आज मुलायम सिंह यादव जी के ऊपर केस ने, फिर भी मुलायम सिंह यादव जी हमारे विरोध में, और उसके बाद पद्म भूषण भी दिया हमने। उस दिन सुप्रिया जी बहुत बोल रही थी, एनसीपी है नेचुरली करप्ट पार्टी। कहा है सर? माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, बीजेपी कहती है, हम लोग कहते रहते। मैं गया उनके ताप पर गया
कि 80 में मैं केवल अपोजिशन यूनिटी की बात कर रहा हूं सर। 80 में शरद पवार साहब की चुनी हुई सरकार को किसने बर्खास्त किया? हमने नहीं किया, इस कांग्रेस पार्टी ने किया। किस आधार पर शरद पवार साहब ने एक अलग एनसीपी बनाई थी? हमने नहीं कहा शरद पवार साहब को बनाने के लिए। किस आधार पर जब हम पहली बार यहां जीत कर आए तो रोज जो है इसी तरह की महंगाई की बात होती थी, एक एक्सचेंज की बात, कमोडिटी एक्सचेंज की बात होती थी, रोज पवार साहब के ऊपर आरोप लगते थे, हमने नहीं लगाया। और फाइनली पवार साहब जैसे सीनियर आदमी को कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री छोड़ना पड़ा। और उसके बाद मैं कागज देख रहा था सर, 2012 और 13 में जिसके लिए कहा कि 70,000 करोड़, जिसके लिए कि काफी पहले तो अब धीरे से बोलती थी, हंस के बोलती थी तो अच्छा बोलती थी, अभी थोड़ा जोर जोर से बोलती है। अब आप समझिए कि व्हाइट पेपर इसी कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर पृथ्वीराज चौहान ने किया। छगन भुजबल जी के ऊपर महाराष्ट्र सदन का केस इसी पृथ्वीराज चौहान ने किया, उन्हीं के एसीबी ने किया। 70,000 करोड़ के इरिगेशन स्कैम का भी केस इसी कांग्रेस ने किया। हमने क्या किया आपके साथ? हमसे क्यों, किस बात की लड़ाई है? हमने आपके साथ क्या किया? आपको तो इस कांग्रेस को देखना चाहिए था। इसके बाद एक पार्टी है सर, फारूक अब्दुल्ला साहब, बड़े सीनियर हैं यहां। 1953 में, याद करिएगा सर, 1953 में शेख अब्दुल्ला साहब को जेल में इसी कांग्रेस पार्टी ने बंद किया। 1975 तक 22 साल वो आदमी जेल में रहा इस कांग्रेस पार्टी के कारण। और उसके बाद समझौता किया, शेख इंदिरा समझौता 1975 में। इनका विरोध उसके साथ होना चाहिए कि हमारे साथ होना चाहिए? यहां ओवैसी साहब बैठे हैं, उस दिन पूछ रहे थे कि मैं इधर रहूं कि उधर रहूं। आप तो मुसलमानों की बात करते हैं, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट इसी मनमोहन सिंह जी की सरकार ने लाया। उसने कहा कि पूरे देश में मुसलमानों की हालत खराब है। आपको विरोध इस कांग्रेस से होना चाहिए, हमारे साथ प्यार होना चाहिए कि आप उसके साथ अविश्वास प्रस्ताव पे खड़े हो। और बचे जेडीयू सर, जेडीयू। और मैं बड़ी गंभीरता के साथ एक बात आपको कहना चाहता हूं कि 2005 में जब जेडीयू की सरकार नहीं बनी और रामविलास पासवान जी की आवश्यकता पड़ गई तो वो मीटिंग दो जगह पर हुई सर। एक पत्रकार के घर पर हुई जिसका नाम मैं नहीं बोलना चाहता, और दूसरी मीटिंग रामविलास पासवान जी, नीतीश जी की मेरे घर पर हुई सर। और उस वक्त का मैं एक चीज और खुलासा कर देना चाहता हूं कि जेडीयू को यदि सबसे ज्यादा किसी ने फंड करवाया होगा तो यदि 2, 4, 5 आदमी होंगे तो उसमें एक नाम निशिकांत दुबे का भी है। आप मेरा विरोध कर रहे हैं, मेरा है, मैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कह रहा हूं, बड़ी गंभीरता के साथ कह रहा हूं। आप उसकी बात कर रहे हैं, आप पूछ लीजिएगा अपने मुख्यमंत्री से। लेकिन यह अविश्वास प्रस्ताव आया सर, अविश्वास प्रस्ताव किस लिए आया? यहां सोनिया जी बैठी हुई है, सोनिया जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं सर। सोनिया जी, मुझे जो लगता है कि उनके पार्टी की उनकी दो मनस्थिति है। वो एक हिंदू सभ्यता संस्कृति में बिलीव कर रही हैं, इसीलिए अलौकिका पंडिता की तरह जो पूरा किताब में लिखा हुआ है कि क्या क्या करना चाहिए एक भारतीय नारी को, उसका पूरा का पूरा पिक्चर सोनिया जी देती है। उनको दो काम करना है, बेटे को सेट करना है और दामाद को भेंट करना है। अरे जिसका नेम ले रहा है वो बोले ना, जिसका नेम ले रहा है वो बोले, ये लोग क्यों बोल रहे हैं? अध्यक्ष जी, जिसका नाम लिया जा रहा है वो सदन में मौजूद है, वो ऑब्जेक्शन नहीं कर रही है। दूसरे क्यों कर रहे हैं ऑब्जेक्शन? दूसरे क्यों ऑब्जेक्शन कर रहे हैं? वो खुद सदन में मौजूद है, उनको कोई ऐतराज नहीं है। दूसरे ऐतराज करने वाले कौन होते हैं? जब ऑलरेडी सदन में लोकसभा के माननीय सांसद मौजूद है और वो ऐतराज नहीं कर रही है तो दूसरे ऐतराज करने वाले कौन होते हैं? अब आप समझिए सर, मैंने दोनों बातें कही कि बेटे को सेट करना है और दामाद को भेंट करना है। मैं अपने बात पर कायम हूं सर। आप ये समझे सर, ये केस है सर, इनकम टैक्स का केस चल रहा है।
नेशनल हेराल्ड का इनकम टैक्स का एक केस चल रहा है ट्रिब्यूनल में। मैं जो भी पेपर कहेगी कांग्रेस, मैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जो है इसको रखने को तैयार हूं। और यदि इसमें एक भी बात गलत होगी तो मुझे आप सदस्यता से उसी दिन निकाल दीजिएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी को सुनना चाहिए सर। इनकम टैक्स अथॉरिटी ने कहा कि ये फाउंडेशन के जितने इनके केस है, नेशनल हेराल्ड के जितने केस हैं, उसकी असेसमेंट करें। हाई कोर्ट का आदेश सर, हाई कोर्ट का आदेश आ गया, हाई कोर्ट का आदेश आ गया कि इसको जो है सेंट्रलाइज करना है। ये हाई कोर्ट का आदेश है। अभी ये सुप्रीम कोर्ट चले गए। अब आप समझिए कि इनकम टैक्स से बचने के लिए 1 लाख रुपया देके कोई 5,000 करोड़ की कंपनी ले सकता है। ये मैडम सोनिया जी और राहुल जी बता सकते हैं सर, कोई दूसरा नहीं बता सकता। और ये कह रहे हैं कि केवल हमारे ऊपर ये चीजें होती है। यहां जीएम सिद्धेश्वर बैठे हुए सर, हमारे पार्टी के सांसद हैं जीएम सिद्धेश्वर। अब भी 80 करोड़ रुपया उन्होंने इनकम टैक्स में भरा है सर। यदि मोदी जी आपको चोर कहने की बात करते हैं तो अपने पार्टी के भी लोग जो दोषी हैं उनको भी 80 करोड़ रुपया दिया। मैं ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूं सर, जीएम सिद्धेश्वर को 80 करोड़ देना पड़ा। बीजेपी के 4 बार के सांसद हैं और आप इनकम टैक्स के लिए बचाव करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने की बात करते हो। ईडी की रेड होती है सर। और मैं आपको बताऊं कि एक भाग गया है, भंडारी है, मैं उसका पूरा नाम नहीं लूंगा क्योंकि भंडारी कोई भी हो सकता है सर। किसी भी दिन वो यूके से लौट कर आ जाएगा। मैंने इसी हाउस में कहा था कि किसी आदमी का जो है, दामाद जी का जो है मकान है लंदन में, ये कोर्ट का ऑर्डर है सर। एक आदमी जो भागा उसका नाम है सीसी थम्पी। कोर्ट के आदेश के बाद उसका बेल हुआ। इस कोर्ट का ऑर्डर है सर। उस कोर्ट के ऑर्डर में सीसी थम्पी ने यह एक्सेप्ट किया कि उसने जो दामाद जी हैं, दामाद जी के नाम पर कौन दामाद, कोई भी दामाद हो सकता है। इनको दामाद जी से क्या प्रॉब्लम है सर, मेरा भी दामाद हो सकता है। 12 ब्रांसन स्क्वायर थम्पी ने, जिसको थम्पी ने, कोर्ट ने आदेश दिया कि जब जरूरत होगी तुम आ जाना। आप समझिए कि वो भाग गया। उसने कहा कि 12 ब्रांसन स्क्वायर जो है हमारा है। उसी तरह से संजय भंडारी का जो आने वाला है सर, यूके कोर्ट ने जो आदेश किया है उसमें यह बात कहा है कि दामाद जी का वो मकान है। आप क्यों भाग रहे हो? तो जो मैंने आपको कहा कि ये जो अविश्वास प्रस्ताव है सर, ये अविश्वास प्रस्ताव का जो मूल मंत्र है कि बेटे को जो है सेट करना है और दामाद को बेट करना है। कल जो है सर, कल मेरी बात पर जो है बड़ा हंगामा हुआ, न्यूज क्लिक के ऊपर बड़ा हंगामा हुआ। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ सर। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं एक बताऊं, यदि न्यूज क्लिक का नाम यदि डिलीट या रेस्टोर हो गया, कांग्रेस को क्या समस्या है सर? न्यूज क्लिक आपका कौन लगता है? पुरकास्ट का नाम यदि रेस्टोर हो गया, पुरकास्ट आपका क्या लगता है? रोहिणी सिंह, अभिसार शर्मा या कोई भी मान लीजिए ठाकुर रंजन प्रागता, यदि उसका डिलीट हो गया नाम या एक्सपंज से फिर बाहर आ गया, आपको क्या परेशानी है? आपका कोई मतलब नहीं है। और मैं ऑन रिकॉर्ड एक और रिविलेशन करना चाहता हूं सर कि सीपीएम के जो जनरल सेक्रेटरी, पूर्व जनरल सेक्रेटरी थे प्रकाश कारात साहब, उनका पूरा का पूरा मेल मैं ऑन रिकॉर्ड आपको लाना चाहता हूं कि जो वो नेवेली राय सिंघम था उसके साथ उनके हजारों मेल हैं। और जब आप कहेंगे मैं ऑन रिकॉर्ड उसको पेश कर दूंगा सर कि सीपीएम किस तरह से देशद्रोही पार्टी के साथ है। हम तो आइडियोलॉजी में मानने वाले। यदि हमने सीपीएम के साथ लड़ाई की आइडियोलॉजिकल, तो आज तक हमने सीपीएम के साथ समझौता नहीं किया। आज तक हमने समझौता नहीं किया। यदि हमने कहा कि कोई मुस्लिम लीग जिसने कि भारत विभाजन किया, आज तक वोट बैंक की राजनीति के बाद हमने मुस्लिम लीग के साथ नहीं लिया। लेकिन आपको जिस कांग्रेस पार्टी ने रोज रोज जलील किया, उसके साथ आप किस आधार पर जो है शासन में हो? मैं आपको बताऊं, मैं आपको अध्यक्ष जी, समस्या क्या है कि हमने जो है एक क्विट इंडिया मूवमेंट जो है स्टार्ट किया है।
माननीय प्रधानमंत्री जी जो है गरीब के बेटे हैं, गरीबी को समझते हैं। एक विकास की पट्टी देखकर आपने अभी पूरे पार्लियामेंट को देखा कि किस तरह से परेशान हुआ। कारण क्या है सर? मैं जिस इलाके से आता हूं, मैं आपको बताता हूं कि रीजन क्या है और इतना बड़ा बखेड़ा क्यों। मैं जिस इलाके से आता हूं वहां संथालपुरना इलाका है सर। यदि रात हो जाए तो यदि कोई बीमार हो जाए तो उसको गंगा नदी टपने के लिए कोई पुल नहीं था सर। आजादी के 75 साल बाद आज वो पुल बन रहा है साहबगंज का सर। झारखंड इस देश में सबसे ज्यादा माइंस और मिनरल्स देता है सर। 40% से ज्यादा माइंस और मिनरल्स इस देश का झारखंड में। उसके बावजूद भी सबसे ज्यादा बेरोजगारी, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार, सबसे ज्यादा विस्थापन, सबसे ज्यादा पलायन उस झारखंड में। आज आप समझिए उसका कारण यह था कि हमारे पास कोई पोर्ट नहीं था सर। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण मल्टी मॉडल हब पोर्ट जो है साहबगंज में गंगा नदी में बना है। मैं जहां से सांसद हूं सर, 75 साल में वहां के लोगों ने रेल नहीं देखा। आज जो है मैं गोड्डा की बात कर रहा हूं। गोड्डा जहां से मैं सांसद हूं, गोड्डा जो मेरा नाम है, मैं आपको बताऊं सर 75 साल में गोड्डा के लोगों ने रेल नहीं देखा। आजादी के 75 साल बाद आज वहां रेल है। उस रेल को देखने के लिए 5 लाख की भीड़ आई थी। आज ये सिचुएशन है सर। ये लोग स्वास्थ्य की बात करते हैं सर, पोजीशन की बात करते हैं कि हमने बहुत विकास कर दिया। मैं एक ऐसा बदनसीब आदमी हूं सर कि जिसकी अपनी छोटी बहन इलाज के बिना मर गई। 93 में मेरे यहां कोई डॉक्टर नहीं था जो पेट दर्द का भी इलाज कर पाए। 93 में मैंने अपनी छोटी बहन को खोया है सर। आज उसके भाई होने के नाते मुझे गर्व है कि मेरे लोकसभा में एम्स जैसा इंस्टीट्यूट प्रधानमंत्री। देवघर है सर, 12 ज्योतिर्लिंग का देवघर है, वहां लोग पूजा नहीं कर पाते थे। आज बेंगलोर से, आज बंबई से, आज अमेरिका से, लंदन से सभी लोग वहां एयरपोर्ट पर चढ़कर आते हैं। यह विकास है। आज मेरे लोकसभा में 2 मेडिकल कॉलेज, 3 इंजीनियरिंग कॉलेज, 4 पॉलिटेक्निक कॉलेज, 16 ITI, 2 एग्रीकल्चर कॉलेज, 1 डेयरी कॉलेज, 4 केंद्रीय विद्यालय, ये सारी चीजें माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी है सर। इनका विरोध यह है कि गरीब के घर में जो चूल्हा जल रहा है, जो घर घर में पानी जा रहा है, जो नल जल की पहल चल रही है, जो गंगा से पानी देवघर आने की बात चल रही है, उसका यह विरोध है सर। इनका विरोध यह है कि बाइडेन ऑटोग्राफ क्यों लेता है। इनका विरोध यह है कि पापुआ न्यू गिनी का जो है प्रधानमंत्री उनका पांव क्यों छूता है। इनका विरोध यह है कि ऑस्ट्रेलिया का जो प्रधानमंत्री है वो उनको बॉस क्यों कहता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने चाहे पिछड़े इलाके हो, चाहे देश हो, चाहे दुनिया हो, जितना काम किया है उसके कारण इनको लगता है कि 2024 में नहीं आने वाले हैं। मैं अध्यक्ष जी अपनी बात महाभारत से खत्म करना चाहता हूं। महाभारत का एक बड़ा कहानी है सर कि द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और पूरे, चाहे कौरव पक्ष के लोग हों चाहे पांडव पक्ष के लोग हों, वो सभी जो है चीरहरण को देख रहे थे। अध्यक्ष महोदय, आज माननीय प्रधानमंत्री जी, ये लोग नहीं समझेंगे सर, ये लोग इसीलिए नहीं समझेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जब परिवारवाद की बात करते हैं ना तो इनको लगता है कि परिवार की बात करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी परिवार की बात नहीं करते हैं। वकील का बेटा वकील हो जाए क्या दिक्कत है। IAS का बेटा IAS होता है सर। यहाँ DG हैं RPF के, वो IPS भी हैं, उनके दोनों बेटे IAS बने सर, जो अपनी योग्यता क्षमता के साथ आते हैं। परिवार को वो क्या कहते हैं, आज मेरे यहाँ का नेतृत्व क्या है। माननीय प्रधानमंत्री जी गरीब परिवार से हैं। माननीय नड्डा जी ये हैं जिनके परिवार में कोई पॉलिटिक्स भी नहीं था। माननीय राजनाथ जी बैठे हुए हैं, एक कॉलेज में जो है पढ़ाते थे सर, और आज समझिए कि इनको भगवान ने जो है पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया, डिफेंस मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है सर, जिनके आगे पीछे जो है कोई पॉलिटिक्स में नहीं है। हमारे जैसे लोग हैं। क्या है कि यहाँ जितना परिवार है ना वो इनके पीछे हैं जो कि परिवार का आदमी नहीं है। और वहां समस्या ये है कि वो सभी परिवारवाद जो है वो उनका जो नेता है, इसीलिए उनका परिवार और परिवारवाद में फर्क है, उनको नहीं समझ में आएगा सर। तो मैं आपको ये कह रहा हूं सर कि आज जो
आज जो ये अविश्वास प्रस्ताव है सर, अविश्वास प्रस्ताव एक गरीब के बेटे के खिलाफ है। आज जो ये अविश्वास प्रस्ताव है उस आदमी के खिलाफ है जिसने कि लोगों को मकान बना के दिया। आज अविश्वास प्रस्ताव उस आदमी के पीछे है जिसने कि लोगों को पीने का पानी दिया। आज अविश्वास प्रस्ताव उस व्यक्ति के खिलाफ है जिसने शौचालय दिया। आज अविश्वास प्रस्ताव उस आदमी के खिलाफ है जिसने सबों के घर में उजाला लाने की कोशिश की, गरीब के खिलाफ है। और जितने बहस होंगे सर, वो माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों का चीरहरण करेंगे, जैसे द्रौपदी का चीरहरण हुआ है। मैं आपको कहना चाहता हूं इतिहास से कि चाहे राम मंदिर बना दिया हो, 370 जो हमारी थी धारा, वो सारा तो हमने बना ही दिया। मैं केवल इतना कहता हूं सर कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र, जयद्रथ, चाहे वो युधिष्ठिर हो, चाहे वो अर्जुन हो, सभी मौन धारण किए हुए थे। आज यदि माननीय प्रधानमंत्री जी का, गौ गरीब किसान के हितैषी का आप चीरहरण करेंगे तो जिस तरह से न धृतराष्ट्र बचा, न दुर्योधन बचा, न भीष्म पितामह बचे, न अर्जुन बचा, न युधिष्ठिर बचा, आप में से कोई भी बचिएगा 2024 में आप लोग कोई वापस नहीं आइएगा। हम 400 सीट के साथ वापस आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। सर रूल टी.आर. बालू जी, सॉरी टी.आर. बालू जी, अरे बालू जी को बोलने दो। टी.आर. बालू जी, मैंने अलाउ नहीं किया। बालू जी आपको अलाउ निशिकांत दुबे ने मेरा नाम लिया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, तू इधर उधर की बात न कर, ये बता के काफिला कैसे लुटा। भारत माता इतना पेटेंट नहीं है। भारत माता 140 करोड़ लोगों की भारत माता है। ये गलत नैरेटिव चलाते हैं। ये नारी विरोधी है। इन्होंने नारी का अपमान किया। निशिकांत दुबे ने अभी नारी का अपमान किया। ये वो व्यक्ति है जो टी.आर. बालू जी, ये वो व्यक्ति है जो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में आदिवासी लोगों से पैर धुलवा करके पानी पिलाते हैं। ये वो व्यक्ति है जिसने आदिवासियों से अपने पैर धुलवाए और उसको पानी पिलवाया। सर, ये वो व्यक्ति है, ये वो व्यक्ति है जो आपका रिपोर्ट नहीं जा रहा। ये वो व्यक्ति है जो आदिवासियों से पैर धुलवा करके पानी पिलाते हैं। सर, मणिपुर पर चर्चा नहीं की और ये जो है। तो लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा जारी है, जिसमें पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक है। संसद में लाए गए विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर आज से लोकसभा में चर्चा शुरू हुई और लगातार इसमें जो तीखी नोकझोंक है वो जारी है। अविश्वास प्रस्ताव पर कुल 16 घंटे चर्चा चलेगी। भाजपा की ओर से गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने चर्चा की शुरुआत की। चर्चा में भाजपा के कुल 15 सांसद अपना वक्तव्य देंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी वक्ता होंगे। प्रधानमंत्री मोदी 10 अगस्त को चर्चा का जवाब देंगे। कांग्रेस की तरफ से असम से कांग्रेस पार्टी के सांसद गौरव गोगोई ने चर्चा की शुरुआत की। हालांकि कांग्रेस पार्टी की ओर से लोकसभा अध्यक्ष को इस बात का पत्र लिखा गया था कि राहुल गांधी चर्चा की शुरुआत करेंगे। इस पर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस पार्टी पर व्यंग भी कसा और सवाल भी उठाए। सुबह आपके ऑफिस में एक चिट्ठी आया था सेक्रेटरी जनरल के ऑफिस में, श्री राहुल गांधी जी गौरव गोगोई के स्थान पर बोल रहे हैं। क्या हुआ सर? हम तो राहुल गांधी जी के भाषण सुनने के लिए हम उत्सुक है सर, हम उत्सुक है राहुल गांधी का। राहुल क्या हो गया ऐसे? क्या एकदम सुबह सर 11:55 इनका चिट्ठी आया है सर। अभी 12 बजे चेंज हो गया। क्या हो गया? थोड़ा हमको भी समझ में आए सर। यही हमारा रिक्वेस्ट। लेट मी अंडरस्टैंड व्हाट हैज हैपेंड सर। संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष के द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर कहा कि यह प्रस्ताव घमंडिया गठबंधन लेकर आया है और वे अपनी एकजुटता की जांच करना चाहते हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन जैसे आपको पता है कि ये घमंडिया गठबंधन लेकर के आया है और इस घमंडिया गठबंधन की ये भावना है कि हम आपस में एक हैं क्या, अदरवाइज हमारे पास तो बहुमत है,
ये क्यों नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आए हमारी समझ में नहीं आया, लेकिन शायद उनके मन में ये है कि हम एक हैं क्या, इसकी वो टेस्टिंग करना चाहते हैं। एक टेस्टिंग उन्होंने कल राज्यसभा में भी की और राज्यसभा के फ्लोर पे जो भाषण हुए उससे पता चल गया कि वो कोई मजबूत ग्राउंड पे नहीं थे, दिल्ली को राज्य मान रहे थे। सबके समझ में आया दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र है और ये जो संघ राज्य क्षेत्र में भारत सरकार की जो संविधान में ही जो शक्तियां दी गई है कानून बनाने की, वो विषय कल स्पष्ट हुआ और इस कारण से जितने वोट हमें मिलने चाहिए थे उससे एक वोट अधिक मिला। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि संसद के अंदर बात संख्या पर नहीं बल्कि मुद्दों पर होती है, यही सदन की परंपरा है। सदन के अंदर नंबर से नहीं बल्कि मुद्दे पे बात होते हैं, यही सदन का परंपरा है। ये सारे परंपरा को टालते हुए कहते हैं कि नंबर्स है, वही तो दिखा रहे हैं हर वक्त। ये बहुमत की बाहुबली की प्रदर्शन हर वक्त होते हैं, तो ये हर चीज पे बहुमत की बाहुबली दिखाना ही इनका फर्ज बनते हैं। लेकिन सदन नंबर्स के नहीं, सदन मुद्दे पे होते हैं। जवाहरलाल नेहरू जब सदन में प्रधानमंत्री रहते थे तो वाजपेयी जी की कितने नंबर्स थी, लेकिन वाजपेयी जी की वह सारे जो मुद्दे पे जब चर्चा समादृत होते हैं, क्योंकि सदन की मतलब ये होते हैं कि हम मुद्दे पे चर्चा करें, नंबर पे नहीं। ये नंबर की घमंडी आज नहीं तो कल इनको टूटेगा। राज्यसभा में टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन पर निलंबन का खतरा मंडरा रहा है। राज्यसभा में डेरेक ओब्रायन के मॉनसून सत्र की बची हुई शेष अवधि से निलंबन के मुद्दे पर सभापति ने कहा कि निलंबन की कार्रवाई पर सदन के द्वारा प्रक्रिया को अभी पूरे किए जाने तक फैसला होना बाकी है। सदन की कार्रवाई दोपहर 12 बजे फिर से शुरू होने के बाद सदन के सभापति ने ये बात कही। राज्यसभा में नेता पीयूष गोयल ने कहा कि टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन अपने व्यवहार पर यदि खेद व्यक्त करें तो सदन को चलाने की प्रक्रिया में उन पर कार्रवाई को एक्सट्रीम स्टेप तक जाने से रोका जा सकता है। The proceedings of the House, for disobeying the chair and for continuously creating disturbance in the House. Respected sir, with your permission, I move for a motion that Shri Derek O'Brien be suspended from the services of the House for the remaining part of the current session for his unruly behavior unbecoming of a member of Rajya Sabha today, the 8th of August 2023. Shouting slogans from the well of the House, thereby disregarding the authority of the chair. लोकसभा की कार्रवाई विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। कार्रवाई शुरू होते ही विपक्षी दलों ने हंगामा शुरू कर दिया, जिसे देखते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की कार्रवाई को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित किया। राज्यसभा की कार्रवाई विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 12 बजे तक स्थगित की गई। और हमारे संवाददाता अनुज यादव इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। अनुज, जिस तरह से अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हुई और तीखी नोकझोंक देखने को मिल रही है, किस तरह से आप देखते हैं ये जो विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है और चर्चा जब होती है तब भी चर्चा के दौरान भी तीखी नोकझोंक एक दिखाई देती है, क्या कुछ आपको रणनीति दिखाई देती है इसमें? देखिए, अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष की तरफ से लाया गया था, उस पर चर्चा, सरकार ने उनकी चर्चा की जो मांग है उसको स्वीकार किया, लोकसभा स्पीकर ने इसकी मंजूरी दी और आज से निश्चित हुआ था कि 16 घंटे की चर्चा आज से शुरू होगी। और आज जो तरुण गोगोई हैं कांग्रेस के सांसद, उनसे इस चर्चा की शुरुआत की गई। और हम इस बात को जानते हैं कि जब विपक्ष की तरफ से मणिपुर मुद्दे को लेकर चर्चा की जा रही थी तो सत्ता पक्ष की तरफ से किसी भी तरह का कोई शोर शराबा नहीं था, लेकिन जैसे ही भाजपा की तरफ से, जो सत्ता पक्ष की तरफ से जो निशिकांत दुबे हैं, भाजपा सांसद हैं, जब उन्होंने चर्चा की शुरुआत की तो
पूरा विपक्ष, खास तौर से जो कांग्रेस के सांसद हैं, वो लगातार हंगामा करने लगे। देखिए, आज जो चर्चा है वो अविश्वास प्रस्ताव पर है। कल निशिकांत दुबे का जो बयान संसद के अंदर उन्होंने न्यूज क्लिक को लेकर दिया था, उस बात को लेकर आज जो है कांग्रेस के सांसद उस बात को उठाने लगे। इसके अलावा जो लाइव प्रसारण चल रहा है संसद टीवी का, उसको लेकर उठाने लगे। जबकि पूरा जो भी तरुण गोगोई पूरा भाषण दिया है वो पूरा का पूरा संसद टीवी पर लाइव गया है, लेकिन उसके बावजूद भी हंगामा करना, सत्ता पक्ष की बातों को ना सुनना, सिर्फ अपनी बातों को कहना, इन बातों को लेकर काफी हंगामा होता रहा। लेकिन काफी तीखी नोक झोंक के बीच ये अविश्वास प्रस्ताव पर सत्ता पक्ष और विपक्ष की चर्चा जारी है। हालांकि 16 घंटे की चर्चा होगी, आज भी शाम तक चर्चा चलेगी, कल भी होगी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 तारीख को इस चर्चा का जवाब देंगे। लेकिन कुल मिलाकर मणिपुर मुद्दे पर किस तरीके से जो विपक्ष के लोग हैं इस पर वो लगातार चर्चा की मांग कर रहे थे जब से ही सत्र की शुरुआत हुई थी, और इस बात को लेकर बार बार सत्ता पक्ष ने कहा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मणिपुर मुद्दे को लेकर जो भी चर्चा, जितनी भी देर की चर्चा विपक्ष चाहता है उसके लिए तैयार है। लेकिन उसके बावजूद भी अविश्वास प्रस्ताव लाना, और जब अविश्वास प्रस्ताव अब आ चुका है तो ऐसे में सत्ता पक्ष बार बार इसी बात को कह रहा है कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। कांग्रेस शासित जो प्रदेश हैं वहां की कानून व्यवस्था क्या है, वहां महिलाओं के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं, शोषण हो रहे हैं, वो भी इस चर्चा का मुद्दा बनना चाहिए। तो निश्चित तौर पर सत्ता पक्ष अपनी बातों को रखेगा, और मणिपुर के अंदर क्या कदम उठाए गए, किस तरीके से वहां मॉनिटरिंग हो रही है, केंद्रीय गृह मंत्रालय नजर बनाए हुए है, उन सब बातों को लेकर सत्ता पक्ष की तरफ से आज देश के सामने संसद के माध्यम से बात रखी जाएगी। रमा, बिल्कुल अनुज, जिस तरह से विपक्ष ये अविश्वास प्रस्ताव लाया है, गौरव गोगोई ने इसकी शुरुआत की, ये सदन पर रखा, और इसके बाद लगातार जो विपक्ष का है इस चर्चा को ना होने देना, क्या किसी तरह की इनसिक्योरिटी को दिखाता है? क्योंकि ये जिस तरह से पहले भी एक अविश्वास प्रस्ताव का हर्ष देख चुके हैं, जो केंद्र की सरकार थी उन्हें जबरदस्त उसमें बढ़त मिली थी, जबरदस्त जीत मिली थी। क्या ये चर्चा ना होने देना या इस दौरान इस तरह की हंगामेबाजी करना उस डर को भी दिखा रहा है? देखिए रमा, चर्चा की मांग तो विपक्ष की ही थी, और विपक्ष की ही मांग को सत्ता पक्ष ने माना है। हमारे साथ इस समय शैलेंद्र मिश्र हैं, जो हमारे वरिष्ठ सहयोगी भी हैं और लगातार संसद को कवर करते रहे हैं। आप ये बताइए कि रमा का सवाल ये है कि जिस तरीके से विपक्ष ने तो मांग की, चर्चा की, लेकिन अब चर्चा जब चल रही है तो उस दौरान जिस तरीके से विपक्ष हंगामा कर रहा है, खासतौर से कांग्रेस, तो इसके पीछे आखिर मंशा क्या हो सकती है, कांग्रेस की या विपक्ष की? देखिए, कांग्रेस पार्टी की एक अपनी रणनीति रहती है कि जब तीखे आरोप सत्ता पक्ष की तरफ से लगाए जाएं, तब कुछ न कुछ अपनी बात कहने की कोशिश की जाए, उनके तथ्यों को नकारने की कोशिश की जाए। अभी हमने देखा निशिकांत दुबे जो गोड्डा से सांसद है, उन्होंने बहुत तीखे सवाल जो विपक्ष का गठबंधन है जिसे INDIA नाम दिया गया उससे पूछा है कि अधिकांश उनके सदस्य ये नहीं बता पाएंगे कि इसका विस्तार में क्या फुल फॉर्म है, और तमाम बताया कि शरद पवार की 80 में सरकार किसने बर्खास्त की थी, कांग्रेस ने की थी। DMK की सरकार किसने बर्खास्त की थी, कांग्रेस ने की थी। DMK पर भ्रष्टाचार के केस किसने दर्ज किए थे, कांग्रेस ने किए थे, तब करुणानिधि की उस वक्त सरकार थी। लालू प्रसाद पर किसने केस दर्ज किए थे, कांग्रेस ने किए थे। ममता बनर्जी सिंगूर का आंदोलन कर रही थी, बीजेपी ने साथ दिया था, पश्चिम बंगाल की सत्ता में आई, उन पर शारदा और नारदा केस किसने दर्ज किए, कांग्रेस ने दर्ज किए। ओवैसी पर कहा तो दरअसल सत्ता पक्ष ने विपक्ष को घेरने की ये कोशिश की है कि आज भले ही आप गठबंधन की बात कर रहे हैं, INDI के नाम दे रहे हैं, लेकिन आपके तो संबंध एक दूसरे के खिलाफ रहे हैं। राजनीति जो कांग्रेस के खिलाफ की है, जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, ये तो कांग्रेस के खिलाफ राजनीति कर पैदा क्यों है, इस तरह का रमा जो है आरोप लगाया है निशिकांत दुबे ने चर्चा में भाग लेते हुए। तो कहीं ना कहीं अब ये बात सामने आ रही है, जिस तरीके से विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है चर्चा के दौरान भी, कि जब अब इनकी पोल खोलने की कोशिश सत्ता पक्ष ने की है तो हंगामे पर उतर आए हैं। रमा, बिल्कुल यही सवाल मैंने आपसे किया अनुज, कि क्या ये जो कांग्रेस है, विपक्षी दल है, उनकी इनसिक्योरिटी है, और जिस तरह से बीजेपी लगातार कह रही है, जो सत्ता पक्ष है वो लगातार कह रहा है, ये केंद्र के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं है, बल्कि इनका अपना टेस्ट है कि इनका आपस में कितना विश्वास है तमाम मतभेदों के बावजूद।
देखिए, लगातार सत्ता पक्ष इस बात को कहता रहा है, केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय संसदीय मंत्री इस बात को कहते रहे हैं कि ये आज जो गठबंधन बना है ये सिर्फ मोदी सरकार के खिलाफ बना है। मोदी सरकार को एक कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं। अलग अलग मुद्दों को लेकर ये संसद के बाहर, संसद के अंदर सवाल उठाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यही है जो सत्ता पक्ष कहता है कि कांग्रेस के खिलाफ ही क्षेत्रीय दलों का गठन हुआ। और टीएमसी ने बंगाल के अंदर कांग्रेस के साथ क्या किया, किस तरीके से जेडीयू के साथ कांग्रेस ने किया, मुलायम सिंह यादव जो समाजवादी पार्टी हैं किस तरीके से न्यूक्लियर डील पर उन्होंने समाजवादी पार्टी पर दबाव डाला था। तो कुल मिलाकर जो आज क्षेत्रीय दल कांग्रेस की छतरी के नीचे खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं इनको सबसे ज्यादा राजनीतिक तौर पर, द्वेष के तौर पर सबसे ज्यादा परेशान करने वाली कांग्रेस है। तो ये गठबंधन कितने दिन चलेगा, इस गठबंधन की सीमा कितनी होगी, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। और जब इस गठबंधन के राजनीतिक दलों का, घटक दलों के विचार नहीं मिलते तो ये आखिर कहां तक जाएगा, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। और कुल मिलाकर ये जो आज विश्वास पर प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है, इसके इतर अगर हम दिल्ली सेवा विधेयक की बात करें, बीजू जनता दल इनके साथ नहीं आई, बहुजन समाज पार्टी इनके साथ नहीं आई, वाईएसआर कांग्रेस इनके साथ नहीं है। तो भले ही ये राजनीतिक दल विपक्ष के साथ ना हो, सत्ता पक्ष के साथ ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने वोटिंग में जिस तरीके से भाग लिया, उन्होंने सत्ता पक्ष का साथ दिया। तो इस बात को लेकर हम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर ये जो राजनीतिक दल आज इकट्ठे हुए हैं, इनका कब तक गठबंधन चलेगा ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि आम आदमी पार्टी का अगर गठन हुआ है, आम आदमी पार्टी जब दिल्ली के अंदर आंदोलन कर एक राजनीतिक पार्टी बनी, तो हम जानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के खिलाफ भ्रष्टाचार के कागज लेकर अरविंद केजरीवाल मीडिया के सामने आते थे और दिल्ली के जो रामलीला मैदान है वहां पर प्रदर्शन कांग्रेस के खिलाफ किया था। ये सारी बातें जब आज सत्ता पक्ष सदन के अंदर उठा रहा है तो निश्चित तौर पर विपक्ष हंगामा इसलिए कर रहा है क्योंकि सत्ता पक्ष इस चर्चा के माध्यम से इस गठबंधन की पोल खोलने में लगा है। बिल्कुल, अनुज आपसे यही जानना चाहेंगे कि विपक्षी गठबंधन को कहीं ना कहीं एक्सपोज होने का डर है, क्योंकि अगर संख्या बल की बात करें तो उसमें भी जो सत्ता पक्ष है वो बढ़त लेता हुआ दिखाई देता है। और अगर विपक्षी गठबंधन फिर कहता है कि मुद्दों की बात करनी चाहिए और मुद्दों पर चर्चा होने नहीं देता। इस सवाल को हम शैलेंद्र मिश्र से लेते हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं। रमा का सवाल है कि कहीं ना कहीं अब विपक्ष को लगने लगा है कि वो एक्सपोज हो रहे हैं और जब एक्सपोज होते हैं चर्चा के दौरान तो हंगामा करने लगते हैं। देखिए, पहला ही वक्ता सत्ता पक्ष की तरफ से, बीजेपी की तरफ से निशिकांत दुबे ने जब अपनी बात रखी, उन्होंने कहा कि यह अविश्वास प्रस्ताव किसके खिलाफ लाया है, मोदी सरकार के खिलाफ, मोदी के खिलाफ, जिसने करोड़ों लोगों को घर दिया है, जिसने साफ पानी दिया है, जिसने गरीबों का कल्याण किया है। अपने लोकसभा क्षेत्र का उदाहरण देते हुए बताया कि उनकी खुद की बहन इलाज के अभाव में मर गई थी, आज वहां पर एम्स हैं, बड़े बड़े अस्पताल हैं, और वहां पर 75 साल में लोगों ने रेल नहीं देखी थी, रेल देखने के लिए लाखों की भीड़ आई। तो किस तरह से मोदी सरकार ने गरीबों का कल्याण किया। सबसे बड़ी बात यह है कि जब चर्चा, किसी भी मुद्दे पर चर्चा होती है, अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लेकर आया है और जब चर्चा होगी तो सारी बातें सामने आएंगी। पिछले जो राजनीतिक दल सत्ता में रहे हैं उनके क्या कार्यकाल में क्या कुछ हुआ वो भी बातें सामने आएंगी। तो ऐसे में चर्चा, शैलेंद्र, चर्चा तो होनी चाहिए ना, उसका जवाब भी होगा, सवाल भी होंगे, तो हंगामा क्यों हो रहा है? बिल्कुल, जब आपने एक तथ्य रखा, गौरव गोगोई ने लंबी बात रखी, वो उनसे शुरुआत होती है विश्वास प्रस्ताव को, पूरे सदन ने सुना। अब जब बीजेपी की तरफ से पहले वक्ता के तौर पर निशिकांत दुबे बोल रहे थे, तब बार बार टोका टोकी हो रही थी। ये दिखाता है कि विपक्ष कहीं ना कहीं अधीर हो रहा है जब सत्ता पक्ष की तरफ से कोई बात रखी जा रही है। और निशिकांत दुबे ने इसको कहा भी कि जो भी तथ्य वो सामने रख रहे हैं सब सटीक है, इसकी प्राथमिकता जांची जा सकती है। और जब उन्होंने दामाद को लेकर जिक्र किया, तब जिस तरह से हल्ला हुआ, तो उन्होंने कहा दामाद किसी का भी हो सकता है। संजय भंडारी का जिक्र किया, सीधे तौर पर परिवारवाद को लेकर विपक्षी दलों पर हमला बोला। चूंकि हम जानते हैं परिवारवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई है उसको लेकर बीजेपी विपक्षी दलों पर, कांग्रेस उसके सहयोगी दलों पर निशाना साधती रही है। तो वो टोका टोकी के बीच हमने देखा कि निशिकांत दुबे ने बात रखी और तमाम तथ्यों को सामने रखा और कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी दलों को कटघरे में खड़ा किया। तो शायद विपक्ष ये सुनना नहीं चाहता था, शायद कांग्रेस पार्टी, उनके नेता सुनना नहीं चाहते थे, इसलिए टोका टोकी कर रहे थे। और हमें लगता है कि मणिपुर मुद्दे को लेकर, क्योंकि पूरा सदन की हम बात करें, सत्र की बात करें, लगातार हंगामा होता रहा, विधायी कार्य लगातार बाधित होता रहा। ऐसे में जब इतने गंभीर मुद्दे पर आज चर्चा की शुरुआत हुई है, जानकारी के लिए शैलेंद्र आपका भी और अनुज आपका भी।
आगे बढ़ेंगे। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव भारतीय संसदीय इतिहास का 28वां अविश्वास प्रस्ताव है, जबकि नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ ये दूसरा अविश्वास प्रस्ताव है। इससे पहले 2018 में भी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, तब भी नरेंद्र मोदी सरकार ने इस प्रस्ताव को असफल करते हुए सदन में बहुमत साबित कर दिया था। आज की न्यूज लेंस में आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर क्या होता है अविश्वास प्रस्ताव और क्या है इसकी प्रक्रिया, साथ ही अविश्वास प्रस्ताव से जुड़े कुछ रोचक तथ्य भी। आइए देखते हैं। स्वतंत्र भारत में सरकारों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव अक्सर लाए जाते रहे हैं। अविश्वास प्रस्ताव हमेशा लोकसभा में ही लाया जाता है, क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 75(3) कहता है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। अगर किसी विपक्षी पार्टी को लगता है कि मंत्रिपरिषद को सदन का विश्वास हासिल नहीं है या सरकार अल्पमत में आ चुकी है, तो कोई भी लोकसभा सदस्य लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमावली के नियम 198 के तहत अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है, जो सिर्फ एक लाइन का होता है कि यह सभा मंत्रिपरिषद में विश्वास का अभाव प्रकट करती है। सदस्य को स्पीकर के बुलाने पर प्रस्ताव करने की अनुमति मांगनी पड़ती है। साथ ही सुबह 10 बजे से पहले इसकी सूचना लोकसभा महासचिव को देनी होती है। प्रस्ताव नियमों के मुताबिक होने पर लोकसभा अध्यक्ष इसे सदन में पढ़कर इसका समर्थन करने वाले सदस्यों की संख्या सुनिश्चित करते हैं, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 50 लोकसभा सदस्यों का समर्थन जरूरी है। 50 या उससे अधिक सदस्यों का समर्थन मिलने पर स्पीकर प्रस्ताव को स्वीकार कर चर्चा के लिए दिन और समय तय करते हैं। नियमों के मुताबिक प्रस्ताव स्वीकार किए जाने के 10 दिनों के अंदर इस पर चर्चा होनी चाहिए। चर्चा के आखिर में प्रधानमंत्री सदस्यों की ओर से रखी गई बातों का विस्तृत जवाब देते हैं, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष सदन में मौजूद सदस्यों के बीच मत विभाजन की व्यवस्था देते हैं। अगर सदन में उपस्थित सांसदों में आधे से ज्यादा प्रस्ताव के खिलाफ मतदान करते हैं तो अविश्वास प्रस्ताव असफल हो जाता है और ये साबित हो जाता है कि सरकार के पास बहुमत है। मतदान होने पर सत्ता पक्ष और विपक्षी दल अपने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी कर सकते हैं, जिसके बाद पार्टी लाइन से हटकर मतदान करने वाला सांसद अयोग्य माना जा सकता है। भारतीय संसदीय इतिहास में पहली बार 1963 में आचार्य JB कृपलानी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव रखा था। 1964 में लाल बहादुर शास्त्री सरकार के खिलाफ आए अविश्वास प्रस्ताव पर 24 घंटे से ज्यादा सबसे लंबी बहस हुई। अब तक सबसे ज्यादा 15 अविश्वास प्रस्ताव इंदिरा गांधी की कांग्रेस सरकार के खिलाफ आए, जबकि सबसे ज्यादा 4 अविश्वास प्रस्ताव पेश करने का रिकॉर्ड CPM के ज्योतिर्मय बसु के नाम है। वहीं अविश्वास प्रस्ताव का सामना करते हुए पहली बार 1979 में तत्कालीन मोरारजी देसाई सरकार गिर गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और अब बात कर लेते हैं ताजा खबर की। प्रधानमंत्री मोदी ने भाजपा संसदीय दल की बैठक में कहा कि ये अविश्वास प्रस्ताव हमारे खिलाफ नहीं बल्कि विपक्ष में आपस में जो अविश्वास है उसके लिए है। सूत्रों के हवाले से पीएम ने यह भी कहा कि कल विपक्ष वालों ने राज्यसभा में कहा था कि ये सेमीफाइनल है और सबने उसका नतीजा देख लिया और राज्यसभा में उम्मीद से ज्यादा समर्थन मिला। संसद परिसर में आज भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान, डॉक्टर S जयशंकर, सर्बानंद सोनोवाल और नितिन गडकरी समेत कई केंद्रीय मंत्री शामिल हुए। ये बैठक आज लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा से पहले आयोजित की गई। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बैठक के बाद कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक में कल यानी 9 अगस्त को भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण, क्विट इंडिया यानी भारत छोड़ो अभियान चलाने का आह्वान किया। 9 अगस्त 2023 को जो हमें एक अभियान चलाना है, भ्रष्टाचार, क्विट इंडिया, परिवारवाद, क्विट इंडिया, तुष्टीकरण,
यानी वोट बैंक पॉलिटिक्स क्विट इंडिया, ये अभियान हमें 9 अगस्त 2023 से चलाना है। उसमें सारे एमपी जुड़े, ये प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है। अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जाएगा। साथ ही इस दिन मौन जुलूस निकालना है और हर घर तिरंगा अभियान चलाना है। 14 अगस्त 1947 को मां भारती की बेड़ियां नहीं, बदन काटा गया, भुजाएं काट दी गई। कितना उथल पुथल मचा। उस संबंध में जो अभी भी जो मां भारती को प्रणाम करने वाले लोग हैं, जो अपना घर बार छोड़ करके यहाँ आए, उनके बारे में भी उस 14 अगस्त की विभाजन की विभीषिका के बारे में सुनना और उस दिन क्या क्या घटा था उसकी जानकारी, उसके लिए सेमिनार आयोजित करना और एक मौन जुलूस निकालना, ये 14 अगस्त का एक कार्यक्रम हमें मिला है। संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष के द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर कहा कि यह प्रस्ताव घमंडिया गठबंधन लेकर आया है और वे अपनी एकजुटता की जांच करना चाहते हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन जैसे आपको पता है कि ये घमंडिया गठबंधन लेकर के आया है और इस घमंडिया गठबंधन की ये भावना है कि हम आपस में एक हैं क्या, अदरवाइज हमारे पास तो बहुमत है। ये क्यों नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आए हमारी समझ में नहीं आया, लेकिन शायद उनके मन में ये है कि हम एक हैं क्या, इसकी वो टेस्टिंग करना चाहते हैं। एक टेस्टिंग उन्होंने कल राज्यसभा में भी की और राज्यसभा के फ्लोर पे जो भाषण हुए उससे पता चल गया कि वो कोई मजबूत ग्राउंड पे नहीं थे, दिल्ली को राज्य मान रहे थे। सबके समझ में आया दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र है और ये जो संघ राज्य क्षेत्र में भारत सरकार की जो संविधान में ही जो शक्तियां दी गई है कानून बनाने की, वो विषय कल स्पष्ट हुआ और इस कारण से जितने वोट हमें मिलने चाहिए थे उससे एक वोट अधिक मिला। साथ ही संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि बैठक में हर गांव से अमृत कलश यात्रा निकालने का फैसला लिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने के लिए शपथ पत्र के जरिए हर घर से संपर्क किया जाएगा। आजादी के अमृत महोत्सव के 75 साल का कार्यक्रम पूर्ण होने पर हर घर तिरंगा अभियान 15 अगस्त और उसके बाद एक बड़ा कार्यक्रम अमृत कलश यात्रा हर गांव से निकले और एक शपथ पत्र हो। उस शपथ पत्र में हर नागरिक एक शपथ ले कि मुझे 2047 तक 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है और आत्मनिर्भर भारत बनाने में मेरी जो भी जिम्मेदारी है उसको मैं पूर्ण करूंगा। और हमारे संवाददाता राजेश राज इस वक्त हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, आज जो संसदीय दल की बैठक हुई, अर्जुन राम मेघवाल उसके बारे में जानकारी दे रहे थे। विपक्ष पर तीखा हमला तो उन्होंने बोला ही, और लेकिन केंद्र सरकार की नीति भी उन्होंने स्पष्ट की कि किस तरह से भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लेना है और उसके साथ ही कई तरह के जो महाअभियान है उनकी तैयारी की उन्होंने बात की। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब 2014 में सत्ता संभाली थी, उस वक्त उन्होंने ये संकल्प किया था कि देश जब आजादी का अमृत महोत्सव मनाएगा, उस वक्त हम तमाम गरीबों के छत पर घर पर छत के ऊपर जो है सर पर एक पक्का मकान देंगे, पक्का मकान देने का उन्होंने वादा किया था। देश अभी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। यह 2023 जो है या अमृतकाल इसको कहा जा रहा है। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी ने अमृत कलश यात्रा के जरिए
हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिकों के घर तक पहुंचने की बात कही है, जो उन घरों से मिट्टी लेने या चावल लेकर और हर एक पंचायतों में वृक्षारोपण कर रहे हैं। जो पंचायत के मुखिया हैं उनके सौजन्य से 75 पेड़ लगाने का संकल्प किया गया है और यह सिलसिला गांव से तहसील स्तर तक, तहसील से जिला और जिले से प्रांत स्तर तक और फिर दिल्ली में भी एक बड़ा कार्यक्रम जो है वो आयोजित करने की बात कही गई है। और हर घर तिरंगा यात्रा हर एक 15 अगस्त के मौके पर देश का स्वाधीनता दिवस मनाता है, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हर घर तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाता रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हर घर तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाता रहा है, जिसका खासा इम्पैक्ट नौजवानों पर देखने को मिलता रहा है। और शायद यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है कि वो युवाओं के साथ अपने को कनेक्ट करें। यह जो अभियान है 14 अगस्त को विभाजन, देश का विभाजन हुआ था, जब पाकिस्तान हिंदुस्तान से अलग हो गया था, उस विभाजन का दंश जो है वो हिंदुस्तान को कैसे झेलना पड़ा था, इसको लेकर भी 14 अगस्त को कार्यक्रम आयोजित करने के लिए कहा गया है। और 9 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन जो है उसकी बरसी है, गांधी जी ने इसका ऐलान किया था और 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ और उस बरसी के मौके पर भी 9 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी ने कार्यक्रम जो है आयोजित करने का फैसला किया है, यानी कल। और उसका जो थीम है वो क्विट इंडिया ही है, लेकिन उसके कहीं ना कहीं गूढ़ में, उसके रहस्य में हम कह सकते हैं कि परिवारवाद क्विट इंडिया, करप्शन क्विट इंडिया, यह बीजेपी का एक नया स्लोगन है और इसके जरिए वो आम लोगों से अपने को संबद्ध करने की कोशिश भी कर रहे हैं। और वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने इस बैठक में विपक्ष पर भी तंज कसा है, भाजपा संसदीय दल की बैठक में, और कहा कि राज्यसभा में एक लिटमस टेस्ट विपक्ष हार चुका है, क्योंकि हम हमारा स्ट्रेंथ था उससे ज्यादा वोट पाने में हम कामयाब हुए हैं। तो कहीं ना कहीं वो सेमीफाइनल और अब जो अविश्वास प्रस्ताव के जरिए प्रचंड बहुमत के साथ कहीं ना कहीं विपक्ष को हराने की तैयारी सत्ता पक्ष के द्वारा की जा रही है। तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की बैठक इस मॉनसून सत्र की आखिरी बैठक थी और इस बैठक में उन्होंने तमाम सांसदों को रिचार्ज करने की कोशिश की। हमेशा वो हिमायत करते रहे हैं लोगों को अनुशासन में रहने, सदन के अंदर अधिक से अधिक समय बिताने के लिए, और इस बैठक के जरिए अविश्वास प्रस्ताव में कैसे विपक्ष को काउंटर करना है और कैसे सदन में अधिक से अधिक समय बिताना है, इस पर जरूर चर्चा हुई होगी। बिल्कुल, बेहद महत्वपूर्ण बात आप बता रहे हैं। और बीजेपी कई मोर्चों पर, जो केंद्र सरकार है, कई मोर्चों पर जो है इस तरह की तैयारी है। जिस तरह से आपने क्विट इंडिया अभियान की बात कही, एक अभियान अंग्रेजों के खिलाफ चलाया गया था और अब भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और परिवारवाद के खिलाफ, कितना महत्वपूर्ण और मजबूत संकल्प है ये। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात शुरू से करते रहे हैं। 2014 में जब उनकी सरकार पहली बार चुनकर आई थी तो उन्होंने कहा था कि यह सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है और भ्रष्टाचार के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं करने का जो उनका आह्वान था, वो आह्वान आज भी दिखाई पड़ता है। और शायद यही वजह है कि छोटी छोटी बातों में प्रधानमंत्री जहां एक तरफ सीखने की ललक पैदा करते हैं अपने सांसदों से, अपने मंत्रियों के साथ जब बात करते हैं, वहीं भ्रष्टाचार में लिप्त होने वाले लोगों के साथ किसी भी तरह का कोई समझौता लगभग अब 9 साल से ज़्यादा वक्त जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह सरकार कायम कर चुकी है। और ऐसे में अब तक भ्रष्टाचार का कोई, हम कह सकते हैं कि कोई बड़ा आरोप या बड़े मामले जो हैं सरकार पर अब तक नहीं लग पाया है। हाँ, विपक्ष का काम है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो जीरो टॉलरेंस की बात भ्रष्टाचार के खिलाफ करते रहे हैं, उनका यह अभियान चलता रहा है। और उसी कड़ी में ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था, उसकी जो याद है, उसकी जो बरसी है, उसके मौके पर उन्होंने परिवारवाद क्विट इंडिया, करप्शन क्विट इंडिया का उन्होंने नारा दिया है। बिल्कुल राजेश, हम देख पाते हैं कि जब अभी जो गठबंधन का ऐलान किया गया, विपक्ष की गठबंधन का INDI, उसका एक नया तोड़ सत्ता पक्ष ने निकाला है। एक नया तोड़ है, आप नजर बनाए रखे राजेश। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। को घमंडिया गठबंधन कहकर विपक्ष की धार को कुंद करने में जुटे हैं।
आगे बढ़ेंगे। पीएम मोदी का एनडीए सांसदों से मिलने का क्रम जारी है। आज पीएम मोदी शाम को राजस्थान के सांसदों के साथ बैठक करेंगे। उसके बाद महाराष्ट्र और गोवा के एनडीए सांसदों के साथ उनकी बैठक होगी। इस दौरान बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे। अगले साल होने जा रहे लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए में नई ऊर्जा लाने के इरादे से एनडीए सांसदों के छोटे छोटे समूह बनाए गए हैं, जिनसे पीएम मोदी अलग अलग दिन पर मुलाकात कर रहे हैं और लोकसभा चुनाव से जुड़ी रणनीतियों पर बात हो रही है। पीएम का फोकस इस बात पर है कि केंद्र सरकार की योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाया जाए। और अब नजर डालते हैं अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से रिटायर्ड जज नीलकंठ गंजू हत्याकांड की चर्चा तेज हो गई है। यहां स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 33 साल बाद इस हत्याकांड की जांच की फाइल फिर से खोल दी है। सोमवार से इस केस की दोबारा जांच शुरू हो गई है। नीलकंठ गंजू एक कश्मीरी पंडित थे। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने उस हालात से परिचित लोगों से इस हत्याकांड से जुड़ी जानकारियां साझा करने की अपील की है। उनकी पहचान सार्वजनिक नहीं की जाएगी। कश्मीर में हाईकोर्ट के न्यायाधीश नीलकंठ गंजू की 4 नवंबर 1989 को हत्या कर दी गई थी। 3 आतंकवादियों ने उन्हें घेरकर हाई कोर्ट के पास ही गोली मारी थी। जस्टिस गंजू ने 60 के दशक में पुलिस अधिकारी अमरचंद की हत्या से जुड़े मामले में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के संस्थापक मोहम्मद मकबूल भट्ट को मौत की सजा सुनाई थी। कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट के पिता बिट्टाजी भट्ट ने रिटायर्ड जज नीलकंठ गंजू हत्याकांड पर कहा कि अगर इतने साल बाद किसी मामले में फिर से जांच हो रही है तो ये अच्छी बात है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस मामले में दोषियों को सजा होनी चाहिए। राहुल भट्ट की पिछले साल आतंकियों ने हत्या कर दी थी। अगर आज 25 साल के बाद भी कोई इन पे इंक्वायरी हो रही है, कोई जस्टिस केस इनका रिओपन हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए, ताकि उन लोगों को भी पता चले जो लोग इस में मुलव्वस, कम से कम उनको सजा लगे, कम से कम ये पता लगे कि कानून भी कहीं एग्जिस्ट करता है। तो मैं यही बताता हूं, आजकल हमारे और भी कम्युनिटी लीडर है, कम्युनिटी के लोग हैं। जैसे मेरा लड़का राहुल भट्ट, उसको ऑफिस में मारा गया, कोई इंक्वायरी नहीं है, अभी तक पता ही नहीं है क्या हुआ। कम से कम ऐसे केसों के होना चाहिए, रिओपन ऐसे केस होने चाहिए, ताकि जो मुलजिम है उनको जस्टिस के सामने लाया जा सके। आगे बढ़ते हैं। जातीय हिंसा से जूझ रहे मणिपुर के आदिवासियों का एक प्रतिनिधिमंडल अपनी मांगों को लेकर आज दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेगा। इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम का 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल शाह से मिलकर उनके समक्ष अपनी 5 प्रमुख मांगे उठाएगा। इसमें एक अलग राजनीतिक प्रशासन के साथ साथ जातीय हिंसा में मारे गए लोगों के शवों को सामूहिक रूप से दफनाने जैसी मांगे शामिल हैं। इस बीच मणिपुर के इम्फाल ईस्ट और इम्फाल वेस्ट जिलों में कल सुबह कुछ घंटों के लिए कर्फ्यू में छूट दी गई थी, जिस कारण लोगों ने दवाइयां और खाद्य सामग्री समेत अन्य आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी की। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर को सील करने और गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका खारिज की। यह याचिका विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह हुबैसी ने दाखिल की थी। हाई कोर्ट ने कहा कि कोर्ट मंदिर में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर कैसे रोक लगा सकती है। साथ ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने याची को वैकल्पिक फोरम का इस्तेमाल करने की सलाह दी। आपको बता दें कि एक पक्ष का कहना है कि ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर मंदिर है, ऐसे में उन्हें यहां का अधिकार दिया जाए, वहीं दूसरा पक्ष इसके विरोध में है। ज्ञानवापी परिसर में पुरातत्व विभाग का सर्वे आज 5वें दिन भी जारी रहेगा। इससे पहले कल विशेषज्ञों की टीम ने दिन भर परिसर के अंदर वैज्ञानिक अध्ययन जारी रखा। ज्ञानवापी के तैयार नक्शे के आधार पर मिल रही आकृति, उसकी बनावट और निर्माण का ब्यौरा टोपोग्राफी शीट पर भी उतारी गई। दीवारों की 3D फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराई गई। आधुनिक तकनीक पर आधारित फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, मैपिंग और स्कैनिंग कराई जा रही है। वाराणसी की अदालत के आदेश पर सर्वे पूरा होने के बाद टीम अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौंपेगी। परिसर के आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है।
उत्तर प्रदेश विधानसभा की नई नियमावली में सदस्यों द्वारा सदन में पालन किए जाने वाले नियमों में वृद्धि की गई है। विधानसभा के सदस्य सदन में मोबाइल फोन नहीं ला सकेंगे, न ही वे सदन में झंडे, प्रतीक या अन्य कोई दर्शनीय वस्तु को प्रदर्शित कर सकेंगे। वे सभा में ऐसे साहित्य, प्रश्नावली, पुस्तिकाओं, प्रेस टिप्पणियों, पर्चों आदि का वितरण भी नहीं कर सकेंगे जो विधानसभा के कार्य से संबंधित न हो। वे सदन में किसी दस्तावेज को नहीं फाड़ेंगे। वे अध्यक्ष की पीठ के पास स्वयं नहीं जाएंगे। यदि जरूरी होगा तो वे पटल अधिकारियों को पर्चियां भेज सकेंगे। ये प्रावधान उत्तर प्रदेश विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 2023 में किए गए हैं, जिसे सोमवार को विधानसभा में प्रस्तुत किया गया। सदस्यों के बोलने तथा प्रश्नों का उत्तर देते समय पालन किए जाने वाले नियमों में भी नई नियमावली में बढ़ोतरी की गई। सदस्य भाषण के अधिकार का उपयोग बाधा डालने के लिए नहीं करेंगे। और सीधे आपको अब लोकसभा ले चलते हैं। 1950 का एयरफोर्स एक्ट है, 1950 का, और इंडियन नेवी एक्ट है ये 57 का। इसी के तहत बनाए गए जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं उन्हीं के अनुसार सारी चीजें गवर्न होती हैं। इस एक्ट के तहत कमांडर इन चीफ या ऑफिसर इन कमांड अपनी डिसिप्लिनरी या एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स का प्रयोग अपनी ही सर्विस के पर्सनल पर वह कर सकते हैं। अब तक का यह प्रोविजन है। उन्हें दूसरी सर्विसेज से संबंधित पर्सनल जो उनके संगठन में कार्य कर रहे हैं पर डिसिप्लिनरी या एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स का प्रयोग करने का अभी तक अधिकार सभापति महोदय प्राप्त नहीं है। ऐसे प्रोविजन से इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशंस में स्वाभाविक रूप से कई बार समस्याएं खड़ी होती हैं, खासकर तब जब किसी इंसिडेंट में विभिन्न सर्विसेज के पर्सनल इन्वॉल्व होते हैं और उन पर डिसिप्लिनरी या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन के लिए इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशंस में कार्यरत पर्सनल को उनके पेरेंट सर्विस यूनिट्स में वापस भेजने की आवश्यकता पड़ती है। यदि कार्रवाई करनी है तो फिर उनको अपने पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन में भेजना पड़ता है। ऐसी स्थिति में पूरा प्रोसेस न केवल टाइम कंज्यूमिंग होता है बल्कि इसमें पर्सनल की आवाजाही के कारण अधिक धन का भी व्यय होता है। इसके अतिरिक्त यह भी समस्या आती है कि कई बार एक ही ऑफेंस के लिए अलग अलग जगहों की अथॉरिटीज जो होती हैं उनके द्वारा अलग अलग निर्णय लिए जाते हैं। क्वांटम ऑफ पनिशमेंट किसी को अधिक किसी को कम यह स्वाभाविक रूप से होता है, जिसके परिणाम स्वरूप विसंगतियाँ पैदा होती हैं। सभापति महोदय, इसलिए सभी इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशंस के कमांडर इन चीफ या ऑफिसर्स इन कमांड के लिए उनके ऑर्गेनाइजेशंस में डिसिप्लिन को बनाए रखने के लिए एक इनेबलिंग एक्ट बनाया जा रहा है। अतः आर्मी, नेवी और एयरफोर्स से इनपुट्स लेकर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के परामर्श से इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशंस कमांड, कंट्रोल एंड डिसिप्लिन बिल 2023 को ड्राफ्ट किया गया है। यह बिल हमारी सेना के अंदर प्रॉपर इंटीग्रेशन एंड ज्वाइंटनेस को प्रमोट करेगा। इसके साथ ही सभापति महोदय, यह बिल इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशंस के चीफ्स को बेहतर डिसिप्लिनरी और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स भी प्रदान करता है, जिससे वे अपने ऑर्गेनाइजेशंस में प्रभावी कमांड, कंट्रोल और डिसिप्लिन ला सकेंगे और हमारे सुरक्षा ढांचे को और मजबूत व बना सकेंगे। मैं सदन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यह बिल भारत के सैन्य सुधारों की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से मैं इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशंस कमांड, कंट्रोल एंड डिसिप्लिन बिल 2023 विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव करता हूं। धन्यवाद। तो राज्यसभा से सीधा प्रसारण आप देख रहे थे, जहां पर अंतर सेना संगठन कमान नियंत्रण अनुशासन विधेयक 2023 विधेयक को चर्चा के लिए उन्होंने प्रस्तुत किया और इस मौके पर राजनाथ सिंह ने कहा कि ये बेहतर सामंजस्य और पावर्स प्रदान करता है और जो सुरक्षा ढांचा है उसको भी मजबूती प्रदान करेगा। आगे बढ़ते हैं। न्यायमूर्ति सुभाषिष तालपात्रा ने आज ओडिशा हाईकोर्ट के 33वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। ओडिशा के राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल ने उन्हें शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति तालपात्रा ओडिशा हाईकोर्ट में ही न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहे थे। उन्हें डॉक्टर एस मुरलीधर
धर की जगह मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने पिछले महीने न्यायमूर्ति तालपात्रा का नाम इस पद के लिए अनुमोदित किया था। देश के विभिन्न भागों में हाल की बाढ़ से हुए नुकसान के आकलन के लिए गृह मंत्रालय की पहल के तहत एक केंद्रीय दल ने आज पंजाब के मोहाली जिले के बाढ़ग्रस्त गांव का दौरा किया। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एजेंसी के वित्तीय सलाहकार विनेश कुमार के नेतृत्व में इस दल ने आवासीय, फसल, पशुधन और सड़कों को हुए नुकसान का जायजा लिया। दल के सदस्य बाढ़ग्रस्त गांव, कृषि भूमि और गगर नदी के तट तक गए। उन्होंने गांव के निवासियों, किसानों, राजनीतिक नेताओं और किसान संघों से बातचीत की। ये दल नुकसान के आकलन के लिए पटियाला और संगरूर भी जाएगा और संबंधित मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट भेजेगा। अमेरिकी कांग्रेस का एक द्विदलीय प्रतिनिधिमंडल भारत की यात्रा करेगा। ये प्रतिनिधिमंडल स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेगा। अमेरिका में हाउस इंडिया कांग्रेस के से अध्यक्ष राव खन्ना और माइकल वॉल्स इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। ये प्रतिनिधिमंडल राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी अर्पित करेगा। इसके अलावा मुंबई और हैदराबाद में कई उद्यमियों और राजनेताओं से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। अमरनाथ यात्रा जारी है। जम्मू कश्मीर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच तीर्थयात्रियों का नया जत्था पवित्र अमरनाथ गुफा पहुंचने के लिए पंथा चौक आधार शिविर से बालटाल और पहलगाम के लिए रवाना हुआ। इसके साथ ही इस साल अब तक 1.5 लाख तीर्थयात्री जम्मू आधार शिविर से कश्मीर घाटी के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। अमरनाथ यात्रा के केवल 34 दिनों की अवधि में ही 4,19,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने अमरनाथ यात्रा के लिए पंजीकरण कराया, जो पिछले वर्ष की तुलना में बहुत अधिक है। ये तीर्थ यात्रा श्रावण पूर्णिमा, रक्षाबंधन पर्व के दिन यानी 31 अगस्त को संपन्न होगी। अयोध्या में बनने वाले भव्य श्री राम मंदिर की काष्ठ प्रतिकृति को बनाने का काम सूरत में जोर शोर से चल रहा है। दीपावली से पहले लकड़ी के बने राम मंदिर की प्रतिकृतियों को बाजार में उतारा जाएगा। इसे बनाने के लिए सूरत के कारीगर दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इन प्रतिकृतियों को श्री राम मंदिर की हुबहू शक्ल देने के लिए कारीगर नई तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। गुजरात के सूरत में तैयार हो रहे श्री राम मंदिर के मॉडल को परेश पटेल ने तैयार किया है। इसे दिवाली गिफ्ट के रूप में तैयार किया जा रहा है। हंस आर्ट से जुड़े परेश पटेल ने कहा कि उन्हें अभी तक इस राम मंदिर मॉडल के लिए 300 से 400 ऑर्डर मिल चुके हैं। और अब देख लेते हैं अर्थ जगत से जुड़ी खबरें। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक आज से शुरू होने जा रही है। 6 सदस्यों वाली मौद्रिक नीति समिति की यह बैठक 10 अगस्त 2023 तक चलेगी, जिसके बाद 10 अगस्त को इस बैठक के नतीजे आरबीआई गवर्नर द्वारा घोषित किए जाएंगे। आरबीआई ने इस वित्त वर्ष की अब तक की 2 मौद्रिक नीतियों में रेपो रेट यानी नीतिगत ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करके 6.5% पर बरकरार रखा है, लेकिन देश में बढ़ती महंगाई को रोकने के लिए मई 2022 के बाद से रेपो रेट को कई बार बढ़ाया गया है। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में जानकारी दी है कि वर्ष 2022-23 में कोयला उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में 14.77% बढ़ गया है। साथ ही चालू वर्ष के दौरान जून 2023 तक कोयले का घरेलू उत्पादन पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 8.51% से अधिक बढ़ गया है। आपको बता दें कि कोयला मंत्रालय ने चालू वित्त वर्ष के लिए 1012 मिलियन टन यानी 1 अरब टन से ज्यादा कोयला उत्पादन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। टेस्ला मोटर्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एलन मस्क ने भारतीय मूल के वैभव तनेजा को अमेरिका की इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला का नया मुख्य वित्त अधिकारी नियुक्त किया। तनेजा मुख्य लेखा अधिकारी के अपने वर्तमान पद के अलावा CFO का काम भी संभालेंगे। वे राष्ट्रीय किरखोर्न का स्थान लेंगे, जो टेस्ला के साथ पिछले 13 वर्ष से काम कर रहे थे। अभी हाल में टेस्ला ने अपने पार्ट पुर्जों और इलेक्ट्रॉनिक संयंत्रों को भारत में लाने के लिए यहां के सरकारी अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया है। जून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अमेरिका में अपनी बैठक के दौरान एलन मस्क ने कहा था कि वे अगले वर्ष भारत आएंगे। इस बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने भारत में महत्वपूर्ण निवेश पर विचार करने की बात कही थी। और अब देख लेते हैं खेल जगत की खबरें।
भारत और वेस्ट इंडीज के बीच खेली जा रही T20 सीरीज का तीसरा मैच आज गयाना में खेला जाएगा। वेस्ट इंडीज ने पहले 2 मैच जीतकर 5 मैच की सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है। ऐसे में अगर भारत को सीरीज में बने रहना है तो आज का मैच जीतना ही होगा। वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट और वनडे सीरीज जीतने वाली भारतीय टीम आज गयाना के प्रोविडेंस स्टेडियम में T20 सीरीज बचाने के उद्देश्य से उतरने जा रही है। 5 मैच की T20 सीरीज के पहले 2 मैच में वेस्ट इंडीज ने भारत को हराकर 2-0 की बढ़त बना ली है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ लगातार तीसरी हार और सीरीज गंवाने से बचने के लिए भारतीय बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों को अपने प्रदर्शन में सुधार करना होगा। भारत के शीर्ष क्रम के बल्लेबाज ईशान किशन, शुभमन गिल और सूर्य कुमार यादव ने अब तक अपने नाम के अनुरूप प्रदर्शन नहीं किया है। ऐसे में टीम इंडिया को अगर सीरीज बचानी है तो इन तीनों को हर हाल में अच्छा प्रदर्शन करना होगा। भारत के लिए पहली बार खेल रहे मध्यक्रम के बल्लेबाज तिलक वर्मा ने पहले दोनों मुकाबलों में शानदार बल्लेबाजी की है। उन्होंने अपने पहले मैच में 39 और दूसरे मैच में 51 रन बनाए थे। तीसरे T20 में तिलक अपनी फॉर्म को बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। संजू सैमसन पिछले मुकाबले में एक बार फिर मिले मौके को भुना नहीं पाए थे। अगर उन्हें टीम में जगह बनाए रखनी है तो अपने प्रदर्शन में सुधार करना होगा। कप्तान हार्दिक पांड्या को भी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए बड़ा स्कोर बनाना होगा। बल्लेबाजी में टीम इंडिया में एक परिवर्तन भी देखने को मिल सकता है। युवा ओपनर यशस्वी जायसवाल को मौका मिल सकता है। हालांकि उन्हें टीम में किसकी जगह शामिल किया जाता है ये देखने वाली बात होगी। गेंदबाजी में भारतीय खिलाड़ी पहले दोनों मैच में वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों पर अंकुश नहीं लगा पाए थे। पिछले मैच में अक्षर को गेंदबाजी का मौका नहीं दिया गया। हार्दिक और अर्शदीप को दूसरे मैच में स्विंग मिली थी और यही दोनों गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे। तेज गेंदबाज मुकेश कुमार ने काफी रन दिए। उनकी जगह आवेश खान या उमरान मलिक को उतारा जा सकता है। दूसरी ओर वेस्ट इंडीज सीरीज जीतने से 1 मैच की दूरी पर है। उसके शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों की नाकामी की भरपाई पूरन ने बखूबी कर दी। वेस्ट इंडीज की टीम में एक से बढ़कर एक पावर हिटर है। मेजबान टीम में काइली मेयर्स, निकोलस पूरन, शिमरन हेटमायर और रोमन पॉवेल के रूप में कई बिग हिटर और T20 स्पेशलिस्ट हैं। ये खिलाड़ी अकेले दम पर मैच का रुख पलट सकते हैं। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच अब तक 8 बार T20 सीरीज का आयोजन हुआ है। इस दौरान टीम इंडिया को 6 सीरीज में जीत मिली है। वहीं वेस्ट इंडीज ने 2 सीरीज अपने नाम की हैं। भारत पिछली बार किसी सीरीज में वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2017 में हारा था। तब वेस्ट इंडीज ने अपनी जमीन पर 1 मैच की सीरीज को 1-0 से अपने नाम किया था। उससे पहले 2016 में 2 मैच की सीरीज को वेस्ट इंडीज ने अपनी ही मेजबानी में 1-0 से जीता था। ऐसे में भारत 6 साल बाद वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज हारने से बचने के लिए उतरेगा। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज़। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी प्रतियोगिता में भारत ने सोमवार को दक्षिण कोरिया को 3-2 से हरा दिया। इस जीत के साथ ही भारत ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। भारतीय टीम ने मुकाबले में शुरुआत से ही तेजी दिखाई और खेल के 7वें मिनट में गोल दाग दिया। हालांकि थोड़ी देर बाद कोरिया ने भी बराबरी का गोल किया। भारत की ओर से दूसरा गोल दूसरे क्वार्टर में आया, जिसे हरमनप्रीत सिंह ने किया। इसके बाद खेल के 33वें मिनट में मनदीप सिंह ने गुरजंट सिंह के पास पर गोल कर टीम की बढ़त को 3-1 कर दिया। हालांकि मैच खत्म होने से पहले कोरिया की टीम ने पेनल्टी कॉर्नर के जरिए गोल किया। इसके बाद मैच में कोई और गोल नहीं हुआ और भारत ने मैच को 3-2 से जीत लिया। भारतीय टीम अब अपना अगला मुकाबला बुधवार को पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगी। भारतीय टीम 3 जीत और 1 ड्रॉ के साथ अंक तालिका में शीर्ष पर मौजूद है। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने कहा है कि टीम को स्पेन दौरे का फायदा अब देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि एक यूनिट के तौर पर भारतीय टीम अच्छा कर रही है। उन्होंने कोच क्रेग फुलटन की रणनीति को भी काफ़ी अच्छा बताया। वहीं पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले मुकाबले को लेकर उन्होंने कहा कि टीम इस मुकाबले को सिर्फ एक लीग मैच के तौर पर ही देख रही है। हरमनप्रीत सिंह से खास बातचीत की हमारे संवाददाता गौरव कुमार ने। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी प्रतियोगिता में अपने अनबीटन रन को बरकरार रखा है और इस वक्त हमारे साथ कप्तान हरमनप्रीत सिंह है। हरमन, अनबीटन रन बरकरार है और अब लेकिन मुकाबला पाकिस्तान से है, क्या कहेंगे? बिल्कुल सर, रेडी हैं, फुल रेडी हैं एंड आई थिंक एक्साइटेड मैच होने वाला है वो भी। और जैसे काफ़ी क्राउड आएगा एंड एक्सपेक्टेशन हाई रहेंगी और सेम वे आई थिंक जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपना गेम ना भूलें, अपनी गेम पे फोकस रखें एंड जो हमें बताया जा रहा है और जो हम करते आ रहे हैं उसको कंटिन्यू करें। भारत हालांकि सेमीफाइनल में पहुंच चुका है तो ऐसे में दबाव नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि भारत पाकिस्तान का मुकाबला होता है तो उम्मीदों का दबाव बाहर से बहुत होता है, क्या कहेंगे?
बिल्कुल सर, आई थिंक डिफरेंट मैच होता है और एक अलग ही बोले इंटेंसिटी रहती है उस मैच में, तो आई थिंक सेम चीज़ है। बिल्कुल क्वालिफाई हो चुके हैं बट स्टिल मैच है और हर मैच हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे हम क्वालिफाई भी हो चुके हैं बट तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अच्छा फिनिश करें और सेमी के लिए रेडी रहें। कोच ग्रेग फुलटन की जो रणनीति है, जो डिफरेंट स्ट्रेटजी वो अपना के चल रहे हैं, उस पर क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल आई थिंक वो ओपोनेंट्स को अच्छा रीड कर रहे हैं और ड्यूरिंग द मैच हमें बताया जा रहा है कि ओपोजिशन जो है क्या कर रही है, आपको क्या करना चाहिए। आई थिंक वो सबसे एक पॉजिटिव एक अच्छा साइन है कि आपको ड्यूरिंग द मैच आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो आप उस पर वर्क कर रहे हो। टीम की कंसिस्टेंसी पे क्या कुछ कहेंगे आप? आई थिंक कंसिस्टेंसी ये है कि अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं एंड फर्स्ट 2 मैचेस में देखा जाए तो ज़्यादा फील्ड गोल नहीं थे बट हम फील्ड गोल कर रहे हैं। आई थिंक वो एक पॉजिटिव साइन है, एनपीसी के गोल हो रहे हैं, आई थिंक पॉजिटिव है वो। ये जो टर्फ है, इस टर्फ के बारे में क्या कहेंगे? किस तरह का टर्फ है और कितना क्या एक चैलेंज है इस टर्फ पे खेलना? नहीं सर, टू बी ऑनेस्ट टर्फ बहुत शानदार है और पूरी कंफर्टेबल है और आई थिंक मैच से टूर्नामेंट से पहले हमने एक प्रैक्टिस सेशन किया यहाँ पे बट ऐसा महसूस नहीं हुआ कि आपको नई टर्फ मिल रही है, तो फुली कंफर्टेबल। हरमन, इससे पहले आप लोग स्पेन का टूर करके आए थे, तो वहाँ से टूर करके जब यहाँ पे आए तो धीरे धीरे कहना चाहिए कि एक कंसिस्टेंसी भी आ रही है और थोड़ा मैदान पे तेज़ी भी नज़र आ रही है पहले की अपेक्षा जो मुकाबला देखा था? बिल्कुल सर, क्योंकि टोटली डिफरेंट होता है कि आप यूरोपियन से खेल के आ रहे हो, सडनली आप एशिया टीम के साथ खेल रहे हो, तो डिफरेंट स्ट्रक्चर है, डिफरेंट मेंटालिटी है उनकी। तो आई थिंक फर्स्ट 2 मैचेस में हमें थोड़ा रहा था बट ओवरऑल आई थिंक अभी टीम को देखा जाए तो टीम बहुत अच्छा कर रही है और अच्छे से अंडरस्टैंड कर रही है। पाकिस्तान की टीम को कैसे देखते हैं? अच्छी टीम है, यंग टीम है सर और सेम आई थिंक जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जो अच्छा करते आ रहे हैं और अच्छा ही करेंगे और आई थिंक अच्छा मैच होगा सर। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये है हरमनप्रीत सिंह जो कि काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं और आए भी क्यों ना, क्योंकि जिस तरह से भारत का परफॉर्मेंस रहा है इस प्रतियोगिता में, अब तक टीम अनबीटन रही है और इसी बढ़े हुए हौसले के साथ अब टीम जो है वो पाकिस्तान का सामना करने के लिए तैयार है। कैमरामैन एस जयशंकर के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज़, चेन्नई। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में खेले जा रहे फीफा महिला विश्व कप में आज राउंड ऑफ 16 के पहले मुकाबले में कोलंबिया का सामना जमैका से जारी है। फिलहाल कोई भी टीम गोल नहीं कर पाई है और एक और जहां कोलंबिया की टीम ग्रुप एच में 6 अंक के साथ टॉप पर रही, वहीं दूसरी ओर जमैका ग्रुप एफ में 5 अंक के साथ दूसरे पायदान पर रही। इस मैच की विजेता टीम अंतिम 8 में इंग्लैंड से भिड़ेगी। वहीं राउंड ऑफ 16 के दूसरे मुकाबले में आज फ्रांस और मोरक्को आमने सामने होंगे। फ्रांस की टीम ग्रुप एफ में 7 अंक के साथ शीर्ष पर रही, जबकि मोरक्को ग्रुप एच में दूसरे स्थान पर रही। जीतने वाली टीम क्वार्टर फाइनल में मेजबान ऑस्ट्रेलिया के साथ भिड़ेगी। और अब बात उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियों में छाई हुई हैं। जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने विवादास्पद तोशखाना मामले में पार्टी अध्यक्ष की सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। पार्टी का कहना है कि मामले की निष्पक्ष सुनवाई नहीं की गई है। पीटीआई ने इस्लामाबाद ट्रायल कोर्ट के जज हुमायूं दिलावर के फैसले को अवैध घोषित करने की अपील की है और मामले की दोबारा सुनवाई शुरू करने की मांग की है। इमरान खान को शनिवार को इस्लामाबाद ट्रायल कोर्ट द्वारा तोशाखाना मामले में दोषी घोषित किया गया और 3 साल जेल की सजा सुनाई गई, जिसके बाद तुरंत बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। अदालत ने इमरान खान पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पिछले महीने के अंत में तख्ता पलट करके सत्ता संभालने वाले नाइजर के सैन्य शासकों ने पूर्व वित्त मंत्री लामिनजीन को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। लामिनजीन नवंबर 2002 से फरवरी 2010 तक पूर्व राष्ट्रपति मामादो तंदजा की सरकार में नाइजर के अर्थव्यवस्था और वित्त मंत्री थे। 2010 में पहले तख्ता पलट द्वारा तंदजा को उखाड़ फेंकने के बाद जीन और तंदजा की कैबिनेट के बाकी सदस्यों को कुछ समय के लिए घर में नजरबंद कर दिया गया था। पूर्वी अमेरिका में काफी तेज तूफान आया। तूफान के कारण वाशिंगटन डीसी में कई जगहों पर पेड़ गिर गए। राष्ट्रीय मौसम विभाग ने कहा अलाबामा से पश्चिमी न्यूयॉर्क राज्य तक के क्षेत्र में बवंडर का खतरा था। सबसे बड़ा खतरा वाशिंगटन डीसी सहित मध्य अटलांटिक क्षेत्र में था। कुछ स्थानों पर 75 मील प्रति घंटे की रफ्तार से अधिक की हवा चल सकती है और बहुत भारी बारिश हो सकती है। वाशिंगटन में सरकारी कार्यालय, पुस्तकालय, संग्रहालय, राष्ट्रीय चिड़ियाघर, पूल और अन्य नगरपालिका और संघीय सेवाएं जल्दी बंद हो गई।
2200 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी गई हैं और अन्य 5700 अमेरिकी उड़ानों में देरी हुई है। अमेरिका में तूफान के साथ मूसलाधार बारिश होने की आशंका जताई गई थी। कुछ इलाकों में बवंडर को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया। दक्षिणी स्कैंडिनेविया देश में भारी बारिश के चलते एक ट्रेन पटरी से उतर गई है और सड़कों पर बाढ़ आ गई है। स्वीडन और नॉर्वे के अधिकारियों ने चेतावनी दी कि ये दशकों में इस क्षेत्र में सबसे अधिक बारिश वाली मौसम प्रणाली बन सकती है। स्वीडिश और नॉर्वेजियन मौसम विज्ञानियों ने रेड अलर्ट जारी किया, जिसमें इस सप्ताह कई दिन तक यहां पर अधिक बारिश हो सकती है। नॉर्वे में 25 वर्षों में सबसे खराब स्थिति बनी हुई है, यहां तक कि बाढ़ भी आ सकती है। पूर्वी स्वीडन में 100 से अधिक यात्रियों को ले जा रही एक ट्रेन पटरी से उतर गई क्योंकि बारिश के कारण रेलवे तटबंध आंशिक रूप से बह गया, जिससे 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया। पड़ोसी देश डेनमार्क में भी भारी बारिश के चलते निचले स्तर पर पीला अलर्ट जारी किया गया, जबकि फिनलैंड में मौसम विज्ञानियों ने कहा कि देश में इस सप्ताह के अंत में भयंकर तूफान आ सकता है। मशहूर अमेरिकी निर्देशक विलियम फ्रिडकिन का कल लॉस एंजल्स में निधन हो गया। वे 87 वर्ष के थे। हाल के सालों में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से वे पीड़ित थे। फ्रिडकिन प्रभावशाली युवा न्यू हॉलीवुड निर्देशकों में से एक थे, जिन्होंने मूल रूप से अमेरिकी फिल्म उद्योग को नया आकार दिया। एक लंबे समय से स्थापित प्रणाली को परेशान किया, जिसमें शक्तिशाली स्टूडियो निर्माताओं ने सर्वोच्च शासन किया था। 1970 के दशक में द एक्सोर्सिस्ट और द फ्रेंच कनेक्शन फिल्म बनाने के कारण उन्हें प्रसिद्धि मिली। द फ्रेंच कनेक्शन ने 5 ऑस्कर जीते थे। इसके साथ ही मिड डे प्राइम में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।